पढ़ेंगे बिहार लाइब्रेरी से संबंधित एक टॉपिक जो होगा भारत में प्रमुख पुस्तकालय के संबंधित समितियां और आयोग के बारे में। यह एक्चुअली 2 पार्ट में होगा क्योंकि यह बहुत बड़ा टॉपिक है। पहले पार्ट में हम आधे कवर करेंगे और दूसरे में आधे, और नेक्स्ट क्लास से हर टॉपिक का MCQ आपको मिलेगा, जो कि जितने भी लाइब्रेरी के पेपर हुए हैं आज तक इंडिया में, उनका प्रीवियस ईयर और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एक्सपेक्टेड होंगे, वो होंगे, तो वो काफ़ी आपके लिए लाभदायक होगा। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें। तो चलिए देखते हैं हम लोग भारत के पुस्तकालय से संबंधित प्रमुख समिति और आयोग। अच्छा, लाइब्रेरी साइंस में सारे चीज़ फैक्ट होते हैं, तो इसमें कोई लॉजिक कोई ट्रिक नहीं होगा, लेकिन हम लोग अपने तरफ से एक लॉजिक बना के चलेंगे ताकि हर एक चीज़ ध्यान में हो, ध्यान में रहे, क्योंकि आज रटेंगे तो कल भूल जाएंगे। इसलिए इस तरीके से पढ़ना है ताकि ध्यान में रहे। आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें वायसराय के बारे में पढ़े होंगे, गवर्नर जनरल के बारे में पढ़े होंगे। तो ये सारे समितियां भी उसी लॉजिक में हम लोग याद रखेंगे, एक पैटर्न में याद रखेंगे ताकि ये हमें याद रहे हमेशा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो कमेटी आया था उसका नाम था इंडियन एजुकेशन कमीशन या हंटर कमीशन। अब जिस समय हंटर थे उस समय ये आया था, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हंटर कमीशन। उन्हीं के नाम पे कब आया था, 1882 में। तो इंडियन एजुकेशन कमीशन या हंटर कमीशन कब आया, 1882 में। और क्योंकि उस समय हंटर कमीशन थे यहाँ पे, तो इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी, तो विलियम हंटर ने की थी। किसने की, विलियम हंटर ने की थी। और इसका गठन हुआ था 3 फरवरी 1882 को। इसका उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा की समस्या का अध्ययन करना, सुधार करना और पुस्तकालय के विकास हेतु सुझाव देना। तो पुस्तकालय में डेवलपमेंट के लिए कब से काम चल रहा है, तो 1882 से ही काम चल रहा है। फिर भी अभी तक बहुत कम मात्रा में हमारे कंट्री में या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में लाइब्रेरी है, शायद से 1-2 ही होंगे। इसमें जो प्रमुख बिंदु पर ध्यान दिया गया वह था प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों पर देनी चाहिए। जो भी प्राथमिक शिक्षा 1 to 5 की शिक्षा होती है उसकी जिम्मेदारी किस पे देनी चाहिए, तो स्थानीय निकायों पर देनी चाहिए। और जो प्राथमिक शिक्षा होना चाहिए वो मातृभाषा में होना चाहिए, ताकि जो भी बच्चे हैं उनको ज़्यादा परेशानी ना हो, वो इजिली सब कुछ सीख सके। तो प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। और माध्यमिक स्तर पर 2 प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए, एक विश्वविद्यालय हेतु और एक व्यावसायिक शिक्षा हेतु। तो उस समय जो हंटर कमीशन के समय जो गठन हुई थी इंडियन एजुकेशन कमीशन की, उस समय माध्यमिक शिक्षा जो था उसी समय ये माध्यमिक शिक्षा में ही व्यावसायिक शिक्षा को ऐड कर दिया गया था। 2 तरह के किए गए थे, एक विश्वविद्यालय हेतु और दूसरा व्यवसायिक हेतु। जो लोग विश्वविद्यालय के अध्ययन हेतु जाना चाहते थे वो जा सकते थे, और नहीं तो बाकी लोग प्राथमिक शिक्षा के बाद व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करके अपना व्यवसाय करते थे। पिछड़े वर्गों व मुसलमानों को शिक्षा पर बल दिया गया, क्योंकि उस समय जो सामान्य वर्ग के लोग थे वो शिक्षा पर ध्यान देते थे, पर जो पिछड़े वर्ग के लोग थे या फिर जो मुसलमान लोग थे वो उतना शिक्षा पे ध्यान नहीं देते थे। इसलिए इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 में पिछड़े वर्ग व मुसलमानों की शिक्षा पर बल दिया गया। उस समय स्त्री शिक्षा भी ना के बराबर थी, इसलिए स्त्री शिक्षा को निःशुल्क शिक्षा की सिफारिश की गई। मतलब स्त्री शिक्षा को निःशुल्क में दिया जाए, इसका भी सिफारिश किया गया। और उसी समय पंजाब विश्वविद्यालय का गठन हुआ 1882 में, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गठन हुआ 1887 में। कब, तो विलियम हंटर के समय ही, हंटर कमीशन की सिफारिश पर। तो इससे 2 सबसे, बाकी तो है ही इंपॉर्टेंट, ये जितने भी ऊपर से 3-4 पॉइंट देखे वो इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट में आपको पूछेंगे। लेकिन जो लास्ट वाला पॉइंट है कि पंजाब विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि पंजाब विश्वविद्यालय का गठन 1882 में हुआ था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गठन 1887 में हुआ था। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे हमें इंडियन एजुकेशन कमीशन से हमें 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलते हैं। पहला, इसका गठन कब हुआ, 1882 में। इसका नाम इंडियन एजुकेशन कमीशन था, अध्यक्ष विलियम हंटर थे। तो 2 अध्यक्ष विलियम हंटर और गठन 3 फरवरी 1882, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट है कि पंजाब विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ।
तो एक का 1882 में और दूसरे का उसके 5 साल बाद 1887 में गठन होता है। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो है वो स्टेटमेंट वाइज आपके आएंगे, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में कौन हंटर कमीशन का पार्ट नहीं था या हंटर कमीशन का सुझाव नहीं था। तो या फिर कोई एक दो दे देगा कि बताए कौन कौन सा था, ए बी सी, इनमें से कोई नहीं, इस टाइप से। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ये फैक्ट है पर हार्ड नहीं है इसको ध्यान में रखना। बस एक दो बार पढ़े, वीडियो देखे, याद हो जाएगा। सेकंड है सर थॉमस रेले कमीशन या यूनिवर्सिटी कमीशन। सर थॉमस रेले कमीशन, अब ये किसके समय आता था? थॉमस रेले के समय में, इसलिए सर थॉमस रेले इसका नाम पड़ा। तो इसके अध्यक्ष भी कौन होंगे? तो सर थॉमस रेले। तो आपको अगर कमीशन का नाम याद है तो आपको उनके अध्यक्ष का नाम भी याद हो जाएगा। और ये लॉर्ड कर्जन के समय आया था। तो इसकी नियुक्ति जो की थी वो किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। ठीक है। इसमें जो मुख्य बिंदु पर ध्यान दिया गया वह था केवल उच्च शिक्षा पर ध्यान। और क्योंकि ये हायर एजुकेशन पर ही सिर्फ ध्यान दिए थे, तो इसका रीजन ये हुआ कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बना कब? 1904 में। तो जो सर थॉमस रेले कमीशन आया था, इसको हम लोग यूनिवर्सिटी कमीशन भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जिस बिंदु पर फोकस किया गया था वो सिर्फ उच्च शिक्षा पर था। तो इसके परिणाम स्वरूप इसका नाम क्या पड़ा? तो यूनिवर्सिटी कमीशन पड़ा। और इसी के परिणाम से इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 बना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडियन इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब बना? तो 1904 में। और कौन से कमीशन में बना था? तो सर थॉमस रेले के कमीशन में बना था। ठीक है। तो इसे ये 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद में आता है सैडलर आयोग, या फिर इसको हम लोग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग बोलते हैं, जो कि 1917 से 1919 तक चला था। ठीक है। अब क्योंकि इसका नाम ही सैडलर आयोग है तो इसकी अध्यक्षता भी किसने की होगी? तो सैडलर ने। तो उनका नाम क्या था? इनकी जो अध्यक्षता किए थे तो मार्कल सैडलर। और इसके सदस्य थे आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। ठीक है। तो ये दो लोग अध्यक्ष थे, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद थे। अब इसका नाम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग क्यों पड़ा था? तो इसके गठन का कारण क्या था? ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन था। तो क्योंकि आपने जो पीछे पढ़ा था कि यूनिवर्सिटी कमीशन या सर थॉमस रेले कमीशन, जिसके तहत इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 बना था और उसके तहत काफी सारी यूनिवर्सिटीज बन गई थी, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुछ प्रॉब्लम थी, जिस समस्या का निदान के लिए हम क्या गठन किया गया? तो सैडलर आयोग का या फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का। ठीक है। तो इसका कथन था कि विश्वविद्यालय लाइब्रेरी किसी मामले में प्रोफेसर से कम नहीं है। तो जो विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी होगी वो किसी भी माध्यम से प्रोफेसर रैंक से कम नहीं होगा, उसके बराबर इसको वरीयता दिया जाए। और इसे सिफारिश किया गया था कि स्कूली शिक्षा 12 वर्ष का हो, जो कि आजकल हम लोग करते हैं, 12 वर्ष का हो, और इंटरमीडिएट की कक्षाएं अलग बोर्ड से हो, और महिला शिक्षा पर भी बल दिया जाए। तो इसके 3 सिफारिश थी। स्कूली शिक्षा कितने वर्ष का? तो 12 वर्ष का। और इंटरमीडिएट की कक्षाएं अलग बोर्ड से हो, हालांकि अभी तो सेम बोर्ड से होती है, पर उसमें सिफारिश की गई थी। और महिला के शिक्षा पर बल दिया गया था उस समय। तो इससे 3-4 ही, मुश्किल से 3 इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे कि सैडलर आयोग की अध्यक्षता कौन थे, तो ये तो याद ही हो जाएगा। उसके सदस्य न के बराबर पूछते हैं, पर ध्यान में रखना है, क्या पता पूछते। और इसका सिंपल सा लॉजिक है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग नाम क्यों पड़ा? तो क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुछ समस्या थी जिसके कारण इसका नाम कलकत्ता विश्वविद्यालय पड़ा। तो हमें लगता है कि हमने अभी जो 3 आयोग बताए वो आपको आसानी से याद हो गए होंगे। आगे देखते हैं। उसके बाद आया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्ण आयोग। आपको पता ही है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग कौन थे। तो यह जो विश्वविद्यालय आयोग था यह 48 से 49 तक था, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन करते थे। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? कि विश्वविद्यालय में जो शिक्षा की समस्या है उस पर ध्यान देना और अध्ययन व विकास के लिए सुझाव देना। तो क्योंकि विश्वविद्यालय का गठन हो गया कर्जन के समय, सैडलर आयोग आ गया कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो भी समस्या थी उसको देखने के लिए, तो अब जो आयोग आया वह था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्ण आयोग। तो क्योंकि इसके नाम में देखिए क्या है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ठीक है। तो विश्वविद्यालय
और विश्वविद्यालय से जुड़ी समस्या के लिए तो पहले आ चुका है। तो लेकिन अब जब इससे शिक्षा जुड़ा है विश्वविद्यालय के साथ, तो ये शिक्षा पर ध्यान देने के लिए ही आयोग का गठन हुआ है। तो आपको नाम से, जो नाम दिया होगा उस नाम से पकड़ना है कि इसका रीजन क्या था। और क्योंकि जब आप पकड़ लेंगे कि हाँ ये इस आयोग का गठन क्यों हुआ था, तो आपको उसके अध्यक्ष का नाम भी याद आ जाएगा और उससे जुड़ी सारी फैक्ट भी याद आ जाएंगी। जैसे कि हम लोग जो 2 नंबर में पढ़े थे कि यूनिवर्सिटी आयोग आया था, उसी समय यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 में। तो जैसे ही आपको यूनिवर्सिटी आयोग दिखेगा तो उसका एक्ट याद आ जाएगा, उसके अध्यक्षता किसने की थी वो याद आ जाएगा, उसका गठन क्यों हुआ था वो याद आ जाएगा। उसी तरह आपको सिर्फ नाम को ध्यान में रखना है। जैसे यह नाम है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्ण आयोग, तो क्योंकि ये शिक्षा है इसके बीच में, तो ये शिक्षा पे जोर देने के लिए ही आया होगा। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्षता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। इसका उद्देश्य था विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं का मतलब निवारण करना और अध्ययन व विकास के लिए सुझाव देना। इसमें जो सिफारिश की गई थी वो निम्न प्रकार की है, जैसे कि पुस्तकालय हेतु विकास अनुदान देना। तो पुस्तकालय के विकास के लिए हमें एक अनुदान चाहिए, उसके लिए अनुदान देना जिसमें जो अनुदान का प्रतिशत होगा वो बजट का 6.25% या प्रति छात्र 50 रुपया होगा। अब सोचिए उस समय 1948 में प्रति छात्र 50 रुपया पुस्तकालय के लिए अनुदान देना, जो कि उसमें काफी महंगा था। या फिर जो बजट आएगा यूनिवर्सिटी का या जो भी गवर्नमेंट जो बजट देगी उसका 6.25% बजट लाइब्रेरी को दिया जाएगा, जो कि काफी अच्छा खासा अमाउंट था उस वक्त। उसके बाद में ओपन एक्सेस सिस्टम अपनाया जाए और पुस्तकालय दिन में कम से कम 12 घंटे खुला रहे ताकि लोग अध्ययन अच्छे तरीके से करें। तो पुस्तकालय दिन में कम से कम कितना 12 घंटे तक खुला रहे। उसके बाद आता है मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, अब देखिए इसमें इस आयोग के नाम में ही माध्यमिक है, मतलब माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा इस शिक्षा में, इस कमेटी में। तो इससे ये लॉजिक याद रहेगा। तो 1952 से 53 में आया था। इसके अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। क्योंकि इसके नाम में मुदालियर है तो इसकी अध्यक्षता भी मुदालियर साहब ही करेंगे, तो जिनका पूरा नाम लक्ष्मण स्वामी मुदालियर था। इनकी सिफारिश थी कि बच्चों में पढ़ने की आदत को विकसित किया जाए, मतलब जो भी माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक क्लास में पढ़ रहे हैं उन बच्चों में पढ़ने की आदत को विकसित किया जाए। और प्रत्येक विद्यालय में, देखिए माध्यमिक विद्यालय में ही प्रत्येक विद्यालय में प्रशिक्षित लाइब्रेरियन के अधीन एक केंद्रीय पुस्तकालय हो। यहाँ हाई स्कूल या कॉलेज की बात नहीं हो रही है, माध्यमिक विद्यालय में ही लाइब्रेरी की व्यवस्था हो और लाइब्रेरियन हो, ताकि बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित हो। अगर माध्यमिक विद्यालय में लाइब्रेरी रहेगा तो बच्चे लाइब्रेरी में जाएंगे और पढ़ेंगे। इसके लिए इन्होंने सिफारिश की थी। उसके बाद आता है द लाइब्रेरी कमेटी या रंगनाथन समिति। अब फिर यहाँ रंगनाथन साहब आ गए और फिर से हम एक क्वेश्चन करेंगे कि रंगनाथन साहब का पूरा नाम क्या था। आप लोग कमेंट करके बताएं रंगनाथन, एस.आर. रंगनाथन का पूरा नाम क्या था। तो द लाइब्रेरी कमेटी कब आई थी? 1957 में, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। और इसकी गठन यूजीसी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? यूजीसी द्वारा, क्योंकि इसका नाम है द लाइब्रेरी कमेटी और या रंगनाथन कमेटी, रंगनाथन समिति। तो इसकी अध्यक्षता रंगनाथन साहब ही करेंगे और यह यूजीसी द्वारा गठन किया गया था। इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज के बारे में और इन्होंने सिफारिश की कि प्रति छात्र कम से कम 15 रुपया या शोध जो दे और जो शोधकर्ता हो या शिक्षक हो वो 200 रुपया दे लाइब्रेरी के विकास के लिए। कितने दे? तो 200 रुपया दे। ठीक है। फुल टाइम लाइब्रेरी साइंस फैकल्टी नियुक्त की जाए। तो रंगनाथन साहब ने सिफारिश किया था कि फुल टाइम लाइब्रेरी साइंस फैकल्टी नियुक्त की जाए। लाइब्रेरी स्टाफ का वेतन शिक्षक के समान हो। तो जो भी लाइब्रेरियन होंगे उनका वेतन जो होगा वो किसके समान हो? वेतन तो शिक्षक के समान हो, मतलब कोई भेदभाव नहीं किया जाए। अगला जो कमेटी आया उसका नाम था एजुकेशन कमेटी या कोठारी आयोग। अब देखिए ये कोठारी है, मतलब कोठारी साहब ही इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डीएस कोठारी। और या फिर इसको एजुकेशन कमीशन बोलते हैं। और ये 1964 से लेकर 46 तक चला। इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया, इसका जो कथन था कि पुस्तकालय की उपेक्षा करना शिक्षा के लिए सबसे बड़ी हानि है। तो कहीं ना कहीं ये बात सच है, क्योंकि अगर पुस्तकालय का उपेक्षा किया जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि माध्यमिक
स्कूल में लाइब्रेरी की स्थापना का बात किया गया था। तो अगर माध्यमिक स्कूल में ही लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए तो जो बच्चे छोटे उम्र के होंगे उनमें भी पढ़ने का दिलचस्पी जाएगा और पढ़ने का आदत विकसित होगा। ठीक है, तो इसलिए पुस्तकालय का गठन होना ही चाहिए माध्यमिक पुस्तकालय से। तो इसलिए यह कथन कथन कहा गया कि पुस्तकालय की उपेक्षा करना शिक्षा के लिए सबसे बड़ी हानि है। इसमें जो सिफारिश की गई कि पुस्तकालय को बजट का 6.5% से 10% तक का अनुदान दिया जाए। तो जो भी स्कूल में बजट आती है उसका कितना प्रतिशत सिर्फ पुस्तकालय को दिया जाए, तो 6.5 से लेकर 10% तक। और इसमें एक वैकल्पिक भी रखा गया अनुदान के लिए कि अगर चलिए उधर से कम पड़ता है तो प्रति छात्र 25 रुपया और प्रति शिक्षक 300 रुपये। ये 1964 से 66 के बीच की बात है। तो प्रति छात्र को 25 रुपये अनुदान देने को बोला गया और शिक्षक को 300 रुपये देने को बोला गया। अगला कमेटी जो आता है मेहरोत्रा कमेटी, जो कि 1983 से 86 तक था। इसके अध्यक्ष आरसी मेहरोत्रा थे। तो देखिए आपके लिए सबसे इजीली क्या है याद करने के लिए कि जो कमेटी का नाम है उसकी अध्यक्षता भी वही कर रहे हैं। तो इसलिए ये अगर कमेटी आपको याद है तो उनके अध्यक्ष भी आपको याद हो जाएंगे। इसका भी गठन किसने किया था, तो यूजीसी के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य था शिक्षकों, लाइब्रेरियन और पीटीआई के वेतनमान व कैरियर पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि उस समय वेतनमान कम था, लाइब्रेरियन नहीं थे। तो इसलिए इसका उद्देश्य क्या था कि इन सभी के वेतन पर विचार करना चाहिए फिर से। इसमें जो सिफारिश की गई, नीट की परीक्षा लाइब्रेरियन व डॉक्यूमेंटेशन नेट की परीक्षा लाइब्रेरियन व डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर हेतु अनिवार्य। मतलब नेट की परीक्षा जो होती है वो लाइब्रेरियन के लिए भी और डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर हेतु भी ये सब अनिवार्य किया गया। अगला जो कमेटी है करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसके अध्यक्ष पीएन कौला थे। अब पीएन कौला से संबंधित आपको सारी जानकारी दी गई है। आप इनसे संबंधित 2 फैक्ट हमें कमेंट में बताएं जल्दी से। इसका गठन किया गया था यूजीसी के द्वारा ही। करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस का गठन भी यूजीसी के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था लाइब्रेरी साइंस के पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाना। ठीक है, इसमें सिफारिश की गई प्रत्येक विश्वविद्यालय में अलग LIS विभाग की स्थापना किया जाए। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक अलग विभाग की स्थापना की जाए। LIS का फुल फॉर्म क्या होगा, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। विश्वविद्यालय में कम से कम एक प्रोफेसर का पद होना चाहिए लाइब्रेरियन से। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हमने जो भी बताया उम्मीद है आपको हर चीज समझ में आया होगा और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ध्यान से वीडियो को देखें और 1-2 बार पढ़ें, आपको हर चीज याद हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास से हम MCQ लेकर आएंगे, तो MCQ बनाएं और MCQ जो होगा वो काफी इफेक्टिव होगा। ये जितने भी आज तक लाइब्रेरियन KVS NVS या फिर अदर यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी के पेपर हुए हैं उन सारे को कलेक्ट करके ला रहे हैं। थोड़ी देरी हुई है पर अच्छी बात है कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन या कुछ भी नहीं आया है। तो हम लोग को ज़्यादा देरी नहीं हुई है क्योंकि हमें क्वेश्चन कलेक्ट करने में वक्त लगा, क्योंकि सारे जगह से हम क्वेश्चन को कलेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब बहुत जल्द आपके सामने आएगी, शायद से नेक्स्ट क्लास या फिर उसके अगले क्लास से। तो आप लोग हमारे क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसमें हम सारे PDF को शेयर करेंगे। आप लोग एक बार यहाँ पढ़े फिर PDF से पढ़े, या फिर अगर नोट्स बनाने का मन हो तो नोट्स बनाए। फिर जब MCQ कराएंगे तो MCQ यहाँ करें या फिर यहाँ करके और फिर आप खुद से एक बार बिना देखे आंसर और उसको बनाएं। तो इससे क्या होगा कि वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद।